सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कोस्ट गार्ड के इस साइंस सुपर मॉक टेस्ट क्लास 8 में। अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आए हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम पे बेस्ड हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपकी तैयारी में दम है, आप बेहतर तैयारी कर रहे हो, तो 30 क्वेश्चन डेली मैं क्लास के अंदर देता हूँ। 30 में आपको कम से कम 25 प्लस सही करके दिखाने हैं, तब मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आ जाइए, शुरुआत करते हैं अपने इस साइंस के सुपर मॉक टेस्ट क्लास 8 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने महापीडीएफ 2.0 नहीं लिया अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, तो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यानी जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका एग्जाम सीटी का डिटेल आ जाएगा और एग्जाम सेंटर का डिटेल्स आ जाएगा, जो है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है और 25 मार्च से आपका पेपर होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो पिछला बैच था एक 2023 का कोस्ट गार्ड का, उसमें महापीडीएफ 2.0 ने धमाल मचा दिया था। इसमें आपको साइंस के 1100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, इंग्लिश के 15 बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, रीजनिंग के 12 सेट मिल रहे हैं, और एक पीडीएफ है आपके मैथ का प्रैक्टिस सेट का, जिसमें 12 बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। तो महापीडीएफ 2.0 का कॉस्ट है RS 100। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट लेकर के इससे तैयारी कर रहे हैं, और मैथ वाले का कॉस्ट है RS 50। अगर अभी तक आप नहीं लिए हो तो मुझे फटाफट व्हाट्सएप कर लेना 9795111812 पे। आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, पेमेंट मेथड बता दूंगा, पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट करके आप ये पीडीएफ लेकर के अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फॉर यू है। कल के क्लास का क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड। कि जब कोई भी लिक्विड जब हीट किया जाता है तो उसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है? डिक्रीज होता है डेंसिटी, इंक्रीज होता है, डज नॉट चेंज, या मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। आप में से काफी कैंडिडेट ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। देखो, जब किसी भी लिक्विड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसका डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कोस्ट गार्ड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से किस तरह का रिएक्शन जो है सबसे हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है? फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, या फोटोकेमिकल रिएक्शन? गलत मत करिएगा। संलयन, विखंडन, या रासायनिक प्रक्रिया, या फिर फोटो रासायनिक प्रक्रिया? देखो ध्यान से एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जो फ्यूजन होता है ना, फ्यूजन मतलब आपस में जब दो परमाणु मिलकर एक परमाणु बनाते हैं, वो फ्यूजन रिएक्शन होता है। मतलब वहां पे हीट क्या होता है? जनरेट होता है। ठीक है, तो आपके सूर्य के अंदर किस प्रकार का रिएक्शन होता है? वो फ्यूजन होता है। अब जैसे मान लीजिए बम वगैरह जो भड़कते हैं, ठीक है, विस्फोट जो होता है, एटम बम का विस्फोट हो गया, हाइड्रोजन बम, ये सब के सब किस पे बेस्ड होते हैं? ये सब के सब फ्यूजन पे। ठीक है, विखंडन होता है परमाणु को, वहां पे परमाणु टूटते हैं। तो सबसे हार्मफुल रेडिएशन जो है कौन सा जो है इसमें से प्रोड्यूस करेगा? आपको पता होना चाहिए। दैट इज फ्यूजन जब होगा तो सबसे हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। जब कोई भी विखंडन होता है परमाणु का, जब विखंडन होता है, ठीक है, जैसे मान लो कि एटम बम है आपका, जब एटम बम फटेगा तो क्या होगा? हार्मफुल रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन निकलता है, ये सबसे हार्मफुल रेडिएशन निकलता है फ्यूजन रिएक्शन से, जो रेडिएशन निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन टेक्स टू द मून वुड। कह रहा है कि जब किसी पेंडुलम को, ठीक है, अगर मून पे लेके जाए तो उसको उसके जो है टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? सेम रहेगा, डिक्रीज होगा, जीरो हो जाएगा, या इंक्रीज होगा? देखो, जब किसी भी, ठीक है, पेंडुलम को मून पे लेके जाया जाएगा, मून सरफेस पे, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा। आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में ये पूछा गया। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेक फ्रीजेस इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लिविंग द वाटर अंडरनीथ एट। देखो क्या होता है ना कि कोल्ड कंट्रीज में, ठंडे जगहों पे क्या होता है कि जो लेक होता है, ठीक है, वो क्या होता है? फ्रीज हो जाता है कोल्ड कंट्रीज में। लिविंग द वाटर यानी नीचे के जो पानी का स्तर होता है, वो नीचे पानी होता है और ऊपर क्या होता है? बर्फ होता है। तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होता है? सर्दियों में ठंडे देशों में झीलें जम जाती हैं जिसमें पानी नीचे रह जाता है। ठीक है, तो कितनी डिग्री सेल्सियस पे ये होता है? सो दैट इज कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठंडे देशों में ऊपर का सरफेस क्या होता है? जम जाता है, बर्फ हो जाता है, और नीचे क्या होता है? आपका पानी रहता है। क्योंकि होता क्या ना कि हीट जो होता है अंदर के पानी का, ठीक है, जो हीट रहता है वो बाहर नहीं आ पाता, नीचे हीट होता है पानी में, और ऊपर क्या होता है? बर्फ जम जाता है टेम्परेचर की वजह से। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। कह रहा है कि हवा में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है? ठीक है, डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। तो मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है
कि हवा में साउंड की वेलोसिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज होती है वेलोसिटी साउंड की टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, या इंक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ, या फिर कोई भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, या डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिक्रीज होती है टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी डिक्रीज होती है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, देखो डिक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज के साथ साथ। जब टेम्परेचर गिरता है ना तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा एयर में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, गलत मत करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली जो है आपके डिवाइस को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो माइक्रोफोन होगा ना। जैसे मान लो कि अभी मैं बोल रहा हूं, ये माइक्रोफोन मेरी आवाज कैप्चर कर रहा है और आप जब सुन रहे हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकल वेव्स के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, और आपका जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों का काम क्या होता है, अपोजिट में होता है। माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दोनों का काम एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो ये वाला जो काम है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये माइक्रोफोन का काम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हीटिंग फ्रोजन फूड्स इन सील्ड पाउचेज इन ए माइक्रोवेव, व्हाई डू यू फर्स्ट पोक होल्स इन द पाउच। कि जब हम लोग फ्रोजन फूड्स को, ठीक है, जब जो सील्ड पाउच वाले जो फ्रोजन फूड्स होते हैं, अगर उनको जब माइक्रोवेव में जब हम लोग हीट करते हैं तो पाउच में हम लोग क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, उस फ्रोजन फूड्स के जो है सील में जो है क्या करते हैं, जो पाउचेस सील होते हैं उनमें हम लोग होल्स करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि स्टीम प्रेशर जो है, स्टीम प्रेशर प्रिवेंट करने के लिए, अगर प्रेशर बनेगा उस पाउच के अंदर तो क्या हो जाएगा, पाउच ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, या फिर हीट को जो है अलाउ करने के लिए, फूड तक पहुंचने के लिए होल्स के थ्रू, या अलाउ द माइक्रोवेव टू गेट इन द फूड, ये तो होगा नहीं यार। ठीक है, तो अलाउ द अरोमा, जो अरोमा होता है मतलब जो महक है फूड की, वो चारों तरफ होल्स के थ्रू जो है फैल सके। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, देखो जब स्टीम बनता है, जब स्टीम प्रेशर बनता है ना, जब भाप का दाब बनता है, ठीक है, उस पाउच के अंदर, तो क्या होगा, अगर होल नहीं करोगे तो वो फटने का डर होता है कि पाउच फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हल्का फुल्का होल्स कर देते हैं। क्या होता है, जो स्टीम प्रेशर बनता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, ग्लास, कॉपर, लीड या वाटर की, किसकी होगी, सो दैट विल बी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की क्या होगी, स्पेसिफिक हीट वैल्यू हाईएस्ट होती है इन चारों में से। ठीक है, याद रखिएगा वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है रेड लाइट इज यूज्ड फॉर सिग्नल्स बिकॉज इट हैज, कह रहा है कि रेड लाइट को जो है सिग्नल्स पे यूज किया जाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसका वेवलेंथ लॉन्ग होता है, हाई इंटेंसिटी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, लो रिफ्लेक्शन इन द मीडियम। देखो एक चीज मैंने आपको बता दिया था, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी वेवलेंथ क्या होगा, लो होगा। तो याद रखिएगा रेड लाइट का इस्तेमाल जो है सिग्नल्स पे क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, वेवलेंथ लॉन्ग होता है, लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से इसका। ठीक है, याद रखिएगा लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल्स पे। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास्ड थ्रू द प्रिज्म, कह रहा है कि जब हम प्रिज्म से जो है रंग को कलर्स को गुजारते हैं, ठीक है, तो इनमें से व्हाइट लाइट को जब हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो इनमें से कौन सा कलर जो है सबसे ज्यादा डेविएशन दिखाता है। डेविएशन मतलब हुआ विचलन होता है, सबसे अधिक विचलन होता है किस कलर का, रेड, ग्रीन, वायलेट, येलो। तो किस लाइट का सबसे अधिक विचलन होता है, डेट इज सी, यानी वायलेट लाइट का। ठीक है, याद रखिएगा वायलेट लाइट का सबसे अधिक विचलन होता है जब हम लोग इसको प्रिज्म से पास करते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एस्टिमेट, ये शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है, एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है। कह रहा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस का कभी कोई स्ट्रीम आप उठा के देखना, भाप जो होता है, ठीक है, कोई चीज मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस पे उबल रही है और वही पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टीम जो 1000 डिग्री सेल्सियस वाला जो स्टीम है ये अधिक बंस देगा, अगर स्टीम पे हमारा हाथ पड़ जाए तो अधिक जो है जलन देगा, अधिक जलेगा, कितना, 100 डिग्री की अपेक्षा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो होता क्या है, जो भाप होता है ना उसमें एक प्रकार का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, मतलब वेपोराइजेशन मतलब क्या हुआ, भाप। तो भाप के अंदर क्या होता है कि जब वो भाप बनता है, कोई भी लिक्विड जब भाप बनता है
तो वो अपने अंदर एक अलग से जो हीट, वो जितने डिग्री सेल्सियस पे आप हीट कर रहे हैं वो तो होता ही है, उसके अलावा भी एक लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट होता है, ठीक है, जिसको गुप्त उष्मा बोलते हैं। देखो, तो ये उसी की वजह से होता है। तो अब एक बात बताओ, जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, वो ज्यादा सर्वल बंस देगा 100 डिग्री की अपेक्षा। तो इसीलिए क्या होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा जो है, सॉरी 100 डिग्री के अपेक्षा जो है 1000 डिग्री सेल्सियस वाला भाप जो है क्या होगा, अधिक बंस देगा। तुम सोचोगे अरे यार 100 डिग्री सेल्सियस वाला भी भाप ही है और 1000 डिग्री सेल्सियस वाला भी भाप ही है, तो सेम बन देगा, नहीं, ये 1000 वाला ज्यादा बर्न देगा, ठीक है, इससे ज्यादा जलन होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, भाप में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से करिएगा। रेनबो इज सीन आफ्टर रेन बिकॉज ऑफ हैंगिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच एक्ट्स एज, कह रहा है कि देखो रेनबो हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स रेन के जो अटक जाते हैं, ठीक है, बीच में बारिश के बाद क्या होता है, उन्हीं मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो मॉलिक्यूल्स किस तरह का काम करते हैं कि हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है, एक तरह का देखो ये प्रिज्म का काम करते हैं, जैसे प्रिज्म में लाइट का डेविएशन होता है ना, वैसे ही क्या होता है जब ये मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब बीच में अटक जाते हैं रेन के बाद, जो कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के वो होते हैं, वो क्या होता है उनसे जब व्हाइट लाइट पास होता है तो वो क्या होता है, वो लाइट का क्या हो जाता है, वो डेविएशन हो जाता है, वो अलग अलग जो है कलर में वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे प्रिज्म पे व्हाइट लाइट पास करने पे अलग अलग कलर में बढ़ जाता है, वैसे ही ये क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो बीच में अटक जाते हैं रेन के बाद, वो एज ए प्रिज्म काम करते हैं, इसीलिए हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच कंजर्वेशन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ ए रॉकेट, मोशन ऑफ ए रॉकेट, कह रहे कि रॉकेट का मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है ना, गति का संरक्षण, ये हर बार ये क्वेश्चन पूछता है भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन हर 100% आपको देखने को मिलेगा, आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में 100% लिख के देता हूं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। रॉकेट किस पे काम करता है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ऑप्शन नंबर सी आपका, गति का संरक्षण का नियम। देखो अब गति का संरक्षण का नियम क्या होता है, इसके वेलोसिटी के बारे में आपने सुना होगा, इसके वेलोसिटी क्या होती है, दरअसल में देखो हमारी पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ठीक है, और उसकी एक वैल्यू होती है कि मतलब कितनी तेजी से कोई चीज फेंकी जाए, तो वो अगर ग्रेविटी से अधिक तेज होगी, ठीक है, उसके वो खींचने से, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी से अधिक होगी तो वो क्या होगी, हमारी ग्रेविटी से बाहर चली जाएगी, तो वो स्पेस में चली जाएगी, ठीक, उसी को बोलते हैं इसके वेलोसिटी, उस फेंकने की जो है गति को इसके वेलोसिटी ही बोलते हैं, जो ग्रेविटी से बाहर चली जाए इतना स्पीड। तो जो आपका रॉकेट है ना, इसकी इसके वेलोसिटी 11 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर होती है, ये आपकी इसके वेलोसिटी होती है रॉकेट की, और ये इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है, गति के संरक्षण के नियम पे काम करता है, इस पे जितनी गति होगी, ठीक है, उतनी तेजी से क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, यानी हमारी ग्रेविटी से दूर चला जाएगा, इसके वेलोसिटी इसकी अधिक होनी चाहिए। तो अर्थ की इसके वेलोसिटी याद रखिएगा 11.2 समथिंग किलोमीटर होता है, ठीक है। तो रॉकेट किस पे काम करता है, कौन से मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे, कंजर्वेशन प्रिंसिपल के किस उस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, कह रहा है कि जो हीरे का चमक होता है वो किसके कारण से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तो देखो ये कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था क्विज में, कल रात में जो मैंने क्विज करवाया था उसमें शायद ये क्वेश्चन था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डायमंड क्यों चमकता है बाबू, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इफ वो क्वेश्चन याद रखना, हमेशा एग्जाम में पूछता है, जो मैंने अभी डायमंड वाला क्वेश्चन कराया है। कहता है कि इफ ए कपर वायर इंक्रीज टू डबल इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम। अच्छा एक चीज याद रखो, मैंने आपको क्या कहा था, रेजिस्टेंस। एक बात बताओ कि जब लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन लेंथ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब लेंथ बढ़ाओगे तो ऑफकोर्स सी बात है, लेंथ क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, कोई थोड़ा पतला वायर है और कोई थोड़ा मोटा वायर है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा कि इसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा, भले उसकी लेंथ कितनी भी हो, लेकिन उसमें प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और वहीं वायर अगर पतला वाला है, ठीक है, उसमें जितना प्रतिरोध, मान लो अगर छोटा वायर है तो प्रतिरोध थोड़ा कम होगा अगर पतला है तो, और वायर की लेंथ अगर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कॉपर का वायर है, अगर तुम उसका लेंथ डबल करते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, डबल होगा, ठीक है, याद रहेगा। और अगर वही मैं कहता
कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर तुम वो क्या कर रहे हो, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर डबल कर रहे हो, जैसे मान लो इतना पतला है, इसको और चौड़ा कर दिए, इसके डबल चौड़ा कर दिए, इतना है इतना कर दिए, पहले इतना था फिर बाद में इतना कर दिए, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाता, अगर वो तुमको 2 गुना करते तो उसी हिसाब से 1/4 हो जाता आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो तो याद रखना क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर तुम दुगुना कर रहे हो ना, ये लेंथ अगर दुगुना कर रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, वो भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट इज डेंजरस टू ऑब्जर्व सोलर इलिप्स विद नेक्ड आईज। ये ध्यान से करना, कह रहा है कि ये कहा जाता है कि जो भी सूर्य ग्रहण जब लगता है, ठीक है, वो हमें खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, सूरज से जो रेडिएशन निकलता है ना, वो हमारी रेटिना को जला सकता है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन का होता है वो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये आपको पता होना चाहिए सूर्य से किस प्रकार का रेडिएशन निकलता है। या फिर ऑल रेडिएशन जो सूर्य से इनिशिएट होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी आंखों में केमिकल रिएक्शंस वो करते हैं। ठीक है, या कॉस्मिक रेज जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, इलिप्स के टाइम, वो हमारी क्या है, हमारी आंखों के लिए, या जैसे कह रहे हैं कि कॉस्मिक रेज रीच आईज मोर, मतलब जब ये लगता है ना, सोलर इलिप्स जब होता है, सूर्य ग्रहण जब लगता है, तो कॉस्मिक रेज अधिक पहुंचता है हमारी आंखों तक। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, देखो करेक्ट आंसर क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती है ना, वो क्या होती हैं, वो अधिक मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती है, हमारी रेटिना को क्या कर सकती हैं, जला सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब सोलर इलिप्स होता है, ठीक है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, तो खुली आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में ये पूछा गया, गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पैराबोलिक मिरर्स आर यूज्ड इन, पैराबोलिक मिरर्स का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। याद रखना, पैराबोलिक जो मिरर्स होते हैं उसका इस्तेमाल कार के हेडलाइट्स में किया जाता है, और कनकेव मिरर का भी इस्तेमाल किया जाता है कार हेडलाइट्स में। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन मिरर्स द बैक सरफेस इज कोटेड विद अ थिन लेयर। कह रहा है कि आपने शीशा देखा होगा, ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल शीशा ही जो यूज करते हैं, उसका जो बैक लेयर होता है, ठीक है, उसको कोटिंग की गई रहती है, बहुत ही मोटी चीज से, किसी चीज से कोटिंग की गई रहती है उसके सरफेस को। वो किस चीज की कोटिंग होती है, मरकरी, सिल्वर, रेड ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट, वो सिल्वर की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, याद रहेगा, सिल्वर की कोटिंग की जाती है मिरर्स पे। बैक में जो मोटा लेयर आपको दिखता है ना, कोटेड लेयर होता है, वो किसका होता है, सिल्वर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तेरा 10 स्लोप पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद करो यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रहना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दर्शाता है, यानी ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए ना। अगर समय के साथ साथ वेलोसिटी घटना और बढ़ना, ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन पे ना। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू अपन टी। याद करो, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपन टाइम, तो एक्सीलरेशन, ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करेगा, एक्सीलरेशन शो करेगा। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्सीलरेशन का फार्मूला जब पता रहेगा तो ये आराम से कर लोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यही है, ये वेलोसिटी टाइम बढ़ने का मतलब जो है, समय समय पे अंतराल पे क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वही v माइनस यू अपन टी, v माइनस यू अपन टी वाला फार्मूला याद रखना चाहिए। एक्सीलरेशन का फार्मूला है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, अपन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये एक्सीलरेशन को ये दर्शाता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीयर गैस यूज बाय पुलिस टू डिसअपियर द मॉब कंटेंट्स। कह रहा है कि जो टीयर गैस जो पुलिस के द्वारा यूज किया जाता है, जब जैसे मान लो कि जब कहीं भीड़ वगैरह ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो टीयर गैस जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है पुलिस से, तो क्या है, वहां पे टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो टीयर गैस ये किसका बना होता है, उसमें क्या बनाया, उसमें क्या होता है, टीयर गैस यूज्ड बाय द पुलिस डिस्पर्स, इसमें क्या होता है कि टीयर गैस किस मतलब कैसे तैयार किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड, किससे तैयार किया जाता है, दैट इज क्लोरीन होता है। ठीक है, याद रहेगा क्या होता है, क्लोरीन होता है। टीयर गैस का फॉर्मूला याद रखना, C10H5Cl N2। ठीक है, अब देखो इसमें क्लोरीन आ रहा है ना, तो क्या होता है, इसका मेन काज होता है टीयर का आंसू आने का, क्लोरीन, याद रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला है टीयर गैस का, C10H5Cl N2, इसमें होता है क्लोरीन के कंटेंट्स, ठीक है, और जिसके कारण ये एज ए टीयर गैस का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट्स ड्यू टू। देखो जब दूध को मथा जाता है तो क्या होता है, मलाई अलग हो जाती है। तो ये दूध का मथना जो है, ये किस प्रकार का फोर्स वो कर रहा है, दर्शा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, या विस्कस फोर्स होता है। गलत मत करिएगा, ध्यान से करिएगा, कौन सा होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। याद करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में करा चुका हूं, सेंट्रीपिटल भी करा चुका हूं, सेंट्रीफ्यूगल भी करा चुका हूं। ठीक है, ऑप्शन में भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
दैट इज आउटवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स याद रखना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स याद रहना चाहिए। कह रहा है कि परमिएबल नॉइज लेवल एट रेसिडेंशियल एरिया, देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, रात के टाइम जो रेसिडेंशियल एरिया होते हैं, जहाँ पे मतलब निवास वाले जो एरिया होते हैं, जहाँ पे घर वगैरह होते हैं, वहां पे परमिएबल नॉइज कितना तक परमिएबल, कितना नॉइज क्रिएट कर सकते हो, 45 डीबी तक का। मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, 45 डीबी तक का ही जो है साउंड आप नॉइज कर सकते हो रेसिडेंशियल एरिया में रात के टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि द बेस्ट मटेरियल फॉर द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हार्ड स्टील या सॉफ्ट आयरन, कौन सा होता है, डेट इज सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए। ठीक है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बार बार ये क्वेश्चन आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेफ्टी, जो देख ये शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। जो सेफ्टी फ्यूज वायर होता है जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज किया जाता है, इज मेड अप ऑफ मेटल ऑफ लो। देखो क्या होता है ना, जो सेफ्टी फ्यूज होता है बाबू, ये किसी एक मटेरियल का नहीं बनता है। ठीक है, ये किसका होता है, ये मिक्स धातु का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं ना, एलॉय। ठीक है, तो ये किसका किसका बना होता है, ये बना होता है टिन और लीड का। याद रखना, किसका, टिन और लीड का बना होता है। अच्छा, अब टिन और लीड का बना होता है, अब ये क्यों बना होता है, क्योंकि इनकी दो चीजें देखी जाती हैं। पहला तो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है इन दोनों का। ठीक है, और इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इनको मिला करके बनाया जाता है। और जब इन दोनों को मिला करके जो ये फ्यूज तैयार किया जाता है ना, ठीक है, मतलब जो मिश्र धातु तैयार किया जाता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट मात्र 180 डिग्री 183 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसीलिए लीड और टीन जैसे जो है मटेरियल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट और जो है हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि सेफ्टी फ्यूज 220 वोल्ट से ऊपर गया, 230 से 225 तक गया, क्या होता है, तुरंत मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मतलब अधिक मात्रा में अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है घर में अगर सप्लाई गई, तो फ्यूज क्या होता है, तुरंत उड़ जाता है। ठीक है ना, सेफ्टी फ्यूज तुरंत उड़ जाएगा। इसीलिए लो मेल्टिंग वाले जो है एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है और हाई रेजिस्टेंस वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एंगल यूनिट। ये तो शानदार क्वेश्चन है, नहीं ये हर बार करते हुए यार। कह रहा है कि अगर कोई क्रिकेटर जो है अगर किसी बॉल को हिट कर रहा है, जैसे मान लो कि आप मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप अपने बैट को किस एंगल पे घुमा करके बॉल को मारोगे, ठीक है, ताकि वो हॉरिजेंटली मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। ये 45 डिग्री हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, याद रहेगा, 45 डिग्री पे अगर तुम हॉरिजेंटल करके अपने बैट को मारते हो, वो बॉल सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। याद रखना, 45 डिग्री पे किसी भी चीज को 45 डिग्री पे अगर फेंका जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे अधिक दूरी तय करेगा वो चीज। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इज बेसिकली, जो आवर्धक कांच जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे मैग्नीफाई करके कोई चीज देखा जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं। याद रहेगा, मैग्नीफाइंग ग्लासेज आर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, कह रहा है कि किसी भी साउंड का पिच जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा भाई। ठीक है, याद रहेगा, किसी भी साउंड का पिच जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, महिलाओं की आवाज आपने देखी होगी पतली होती है, ठीक है, और मर्दों की आवाज क्या होती है, मोटी होती है। तो महिलाओं का जो साउंड पिच होता है ना, वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कम होता है, जिसके कारण क्या है, फ्रीक्वेंसी उनकी कम होती है, आवाज मधुर हो जाती है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे मान लो कि आदमी जो मैन है, उसका पिच क्या होता है, साउंड पिच क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रीक्वेंसी उसके साउंड की अधिक होती है। ठीक है, इसलिए भड़कीलापन उसकी आवाज में होता है। याद रखना, तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्यूज वायर इज मेड अप, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, फ्यूज वायर किसका बना होता है, किसका बताया था मैंने, टिन एंड लीड का ना, याद करो, किसका बताया था, टिन और लीड का बताया था। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है इन लोगों का, ठीक है, टिन और लीड का, और इन दोनों को मिला करके जो मिश्र धातु तैयार किया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो ही होता है, टिन और लीड का मैंने ऑलरेडी करा ही दिया, नहीं अबाउट 400 के अंदर ही दोनों का होता है। ठीक है, इन दोनों को मिला करके जो तैयार किया जाता है मिश्र धातु, उसका मात्र 183 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए जो है सेफ्टी फ्यूज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वो टिन और लीड के क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाइट क्लॉथेज आर कूलर देन ब्लैक वंस बिकॉज, अब देखो कह रहा है कि जो सफेद कपड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या है, काले कपड़ों से ज्यादा ठंडक देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, याद रखना, ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या है, वो अधिक हीट क्या करता है, याद रहना चाहिए, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब आर द लाइट देन रीचेस देम,
रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट दैट रीचेज देम, विल नॉट अलाउ द लाइट टू पेनिट्रेट या कूल द सनलाइट कंप्लीटली। गलत मत करिएगा, सही आंसर क्या होगा? देखो होता क्या है ना, जो ब्लैक क्लॉथेस हैं वो हीट को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसीलिए देखना जो सोलर सोलर कुकर वगैरह जो बनते हैं उसका जो लेयरिंग होती है वो ब्लैक कलर की होती है, कि वो क्या है, वो अधिक से अधिक हीट एब्जॉर्ब करे। इसीलिए जो काले कपड़े होते हैं ना, देखो ब्लैक वंस के लिए इसलिए कहा जाए काले कपड़े क्या है, अधिक हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और जो व्हाइट क्लॉथेस होते हैं, जो सफेद कपड़े होते हैं ना, जो हम लोग ये इसीलिए सफेद कपड़े ज्यादातर गर्मी में पहना जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब लाइट उन तक पहुंचती है तो वो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। और ब्लैक जो है अधिक से अधिक लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सोलर कुकर वगैरह में इसलिए ब्लैक लाइट का इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों से जब आप रखोगे ध्यान में उन चीजों का ना, कहीं से भी क्वेश्चन बने कर लोगे, याद रहेगा। रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट दैट रीचेस टू देम, व्हाइट क्लासेस क्या करते हैं, सभी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए वो ज्यादा कूलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गलत मत करिएगा। मेटल्स टी पॉट्स हैव वुडन हैंडल्स बिकॉज, देखो कह रहा है कि जो मेटल्स टी पॉट्स होते हैं, जैसे मेटल्स मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि कॉपर का आपने देखा होगा चाय वो उड़ने वाला केतली जो होती है, उस पे देखना जो पकड़ने वाला जो हैंडल होता है ना, वहां पे लकड़ी लगाया गया रहता है, वुड का हैंडल होता है लकड़ी का। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये जितने भी मेटल्स होते हैं अधिकतर ये सब के सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हीट के अगर अच्छे खासे कंडक्टर हैं तो मतलब जैसे उसमें चाय उड़ेली जाएगी तो हीट क्या होगा, तुरंत पूरे केतली में जो है क्या हो जाएगा, फैल जाता है हीट, है ना। तो तुम पकड़ करके गर्म चाय तो ढाल के गिलास में दे नहीं सकते किसी को, इसीलिए वहां पे क्या है, वुडन हैंडल्स लगा दिया जाता है, क्योंकि लकड़ी क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसीलिए याद रखना मेटल्स टी पोट्स में वुडन हैंडल्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि लकड़ी क्या है, हीट का बेड कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है द वाटर फ्रॉम ए हैंडपंप इज वार्म इन विंटर बिकॉज। अब देखो क्या होता है, कह रहा है कि आपने हैंडपंप चलाया होगा तो गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे ही आप हैंडपंप चला दो ना तो गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। तो वाटर फ्रॉम ए हैंडपंप वो गर्म होता है सर्दी के मौसम में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है इज कोल्ड इन विंटर एंड द वाटर अपीयर्स टू, हमें वार्म महसूस होता नहीं, गलत होगा नहीं ये। द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यही सही होगा। देखो जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसमें क्या होता है, वो ठंडा होता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर का नीचे का जो टेम्परेचर है वहां पे तो ठंडी नहीं है ना, वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, इससे अधिक होता है, जिसके कारण जब अंदर से पानी आता है पृथ्वी के नीचे से वो हमें थोड़ा गर्म महसूस होता है हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अपेक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, आप लोग करोगे। इफ क्रीम इज रिमूव्ड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी, गलत मत करिएगा। कह रहा है कि जब दूध में से जब मध की क्रीम निकाला जाता है तो उसकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, दूध की डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फिर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। जो सही होगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपने कितना सही किया, आज 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए शर्माइए मत, आप जब बताते हो ना तभी तो मुझे पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन सभी देने हैं, कैसी तैयारी आपको और करानी है और बेहतर करानी है। अब आपके एग्जाम में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 15 दिन के अंदर अंदर आपके, ठीक है, एग्जाम सेंटर के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, किस सिटी में होने वाला है, ठीक है, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आपको पता चल जाएगा 15 दिन के अंदर, मतलब 15 तारीख तक आपको एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी पता चल जाएगा, और 25 मार्च से आपका पेपर है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कीजिए, सेल्फ स्टडी अधिक से अधिक कीजिए। और दूसरी चीज ये क्लासेस पे अभी व्यूज कमा रहे हैं, इसलिए बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस मैं नहीं चालू कर रहा हूँ। जैसे ही और कैंडिडेट एक्टिव हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के मैं प्रैक्टिस क्लासेस शुरू कर दूंगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है, और साथ में ये भी बताना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और इस क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस डेली आ रही हैं, आपकी तैयारी बेहतर करने में हम आपकी डेली मदद कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। चलिए बाय।